नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि पटेल। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस तो सभी ने सुना होगा। अर्थराइटिस हड्डियों की एक आम समस्या है। इसमें मेनली जो जॉइंट होते हैं, बॉडी के जॉइंट, वो इन्वॉल्व होते हैं। अर्थराइटिस में जो बोन होती है, बोन के चारों तरफ इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। अर्थराइटिस मेनली 3 टाइप्स की होती है। इसमें पहला होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, जो बोन होती है, बोन को सपोर्ट देने के लिए जो लिगामेंट दोनों तरफ रस्सी के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, अगर वो किसी कारणवश रप्चर हो जाए या फट जाए या जर्क लगने की वजह से उसमें कोई डैमेज हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से पेशेंट के जॉइंट में स्टिफनेस, जकड़न होने लगती है, चलने पर पेन होता है और नी में स्वेलिंग होने लगती है। या किसी भी प्रकार की जॉइंट जब चूंकि लिगामेंट जब लूज हो जाते हैं या रप्चर हो जाते हैं, तो जॉइंट्स के बीच में जो है नजदीकी हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां रगड़ने लगती हैं, तो जो है आवाज करने लगती हैं, हड्डियां जो है क्रैकिंग साउंड आने लगता है। तो ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। इसमें सेकंड है रूमेटिक अर्थराइटिस। रूमेटिक अर्थराइटिस में मेनली जो कैप्सूल पाया जाता है लिगामेंट के चारों तरफ, कैप्सूल की जो लाइनिंग होती है, कवरिंग जो होती है, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन या स्वेलिंग हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट को रूमेटिक अर्थराइटिस हो जाता है। रूमेटिक अर्थराइटिस में भी सेम कंडीशन होती है कि पेशेंट के जॉइंट में स्वेलिंग होती है, बहुत रेडनेस होती है, पेशेंट को चलने पर बहुत पेन होता है। इसके साथ-साथ पेशेंट एक नॉर्मल पोजीशन में नहीं रह पाता, उसको टॉयलेट वगैरह जाने में दिक्कत होती है। और मेनली जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है पेशेंट की, वो सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये एज रिलेटेड भी है, जितने भी बूढ़े लोग हैं या जिनकी एज बढ़ रही है, उम्र ढल रही है, उनमें अर्थराइटिस मेनली देखने को मिलता है। इसमें लास्ट है गाउट। गाउट स्पेशली जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये अंगूठे वाला जॉइंट हो गया, हाथ की उंगलियों के जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, या टो जॉइंट है, या पैर की जो छोटी छोटी उंगलियों के जॉइंट्स हैं, तो इनमें मेनली गाउट देखने को मिलता है। गाउट में होता क्या है, जब ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, तो यूरिक एसिड का डिपोजिशन जॉइंट में होने लगता है, जिसकी वजह से जॉइंट में छोटे छोटे क्रिस्टल्स यूरिक एसिड के बढ़ जाते हैं। जब दोनों बोन के जॉइंट के बीच में छोटे छोटे क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं, तो जब बोन मूव करती हैं या उनमें किसी प्रकार का मूवमेंट होता है, तो क्रिस्टल इरिटेशन पैदा करते हैं, पेन करते हैं, और जो कि कैप्सूल को, कार्टिलेज को काट देते हैं। तो गाउट भी काफी सीवियर कंडीशन होती है। ये तो हो गया टाइप्स के बारे में कि अर्थराइटिस की किस किस टाइप से आपको अफेक्ट करती है। तो आइए जान लेते हैं कॉजेस के बारे में। तो कॉज का ये है कि ये मेनली एज रिलेटेड समस्या ही है ज़्यादातर। ये जेनेटिक भी है। अगर किसी की मदर फादर को या उसकी पीछे पीढ़ी में अर्थराइटिस का कोई जीन एक्टिव था, तो नेक्स्ट जनरेशन में अर्थराइटिस डोमिनेट फॉर्म में जरूर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ये जो है एज रिलेटेड भी है। जो यंगस्टर से ज़्यादा, जो ज़्यादा एज के लोग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, या जिनकी एज बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों को अर्थराइटिस होने की समस्या ज़्यादा होती है। अगर मेल फीमेल में बात करें, तो महिलाओं में ज़्यादातर ये समस्या अर्थराइटिस की फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड भी है। जो लोग ज़्यादा अपनी डाइट में प्यूरिन डाइट को ज़्यादा, जैसे दालें वगैरह बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या मटर मटर की दाल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, प्यूरिन डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, या फैटी फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या जो लोग ओवर वेट हैं, जिसकी वजह से जो है प्यूरिन वगैरह बढ़ जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है। और ये मेनली जो गाउट होता है, जो पैर की जो है बिग जॉइंट, बिग टो से स्टार्ट होता है इसका मेनली इन्फ्लामेशन, पेन। तो ये हो गए कॉजेस के बारे में। ये मेनली कॉज हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो जो भी पेशेंट अर्थराइटिस से अफेक्टेड होते हैं, तो उनका तो मेनली जॉइंट पेन, सबसे पहले तो जॉइंट पेन ही देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जॉइंट में स्वेलिंग देखने को मिलती है, रेडनेस देखने को मिलती है, पेशेंट को जॉइंट में स्टिफनेस होती है, पेशेंट को उठने में, बैठने में बहुत दिक्कत होती है, चलने में बहुत दिक्कत होती है, या वो अपने घुटने को बेंड करते हैं तो भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, काफ़ी पेन होता है।
इसके साथ साथ जो डेली की क्रियाएं होती हैं उन सब में भी पेशेंट को काफ़ी समस्याएं फील करने पड़ती हैं। तो ये हो गए कुछ आम लक्षण जो कि मेनली पेशेंट को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा। पेशेंट खुद ही जब क्लिनिक में एंटर करता है तो कराता हुआ अपने जॉइंट को पकड़ता हुआ ही आता है कि मैम बस मुझे तो इसी में दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गई जनरल कुछ सिम्टम्स के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब डायग्नोसिस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले डायग्नोसिस का ये है कि पेशेंट खुद ही सिम्टम को डिस्क्राइब कर देता है कि उसको दिक्कत क्या है। लेकिन फिर भी अगर आप डायग्नोस के तौर पर जाना चाहो तो हम इसमें जो है ब्लड टेस्ट में ब्लड में आरएच फैक्टर कराना जरूरी समझते हैं। आरएच फैक्टर अगर ब्लड में बढ़ा हुआ मिलता है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को रूमेटिक अर्थराइटिस है। तो रूमेटिक अर्थराइटिस मेनली आपको ब्लड में कई केसेस में एक्सरे वगैरह का भी यूज होता है। सीटी एमआरआई ही डिपेंड करता है कि पैथोलॉजी कौन से लेवल की। अगर बहुत एडवांस पैथोलॉजी हो जाती है तो पेशेंट को सीटी एमआरआई वगैरह भी कराना पड़ जाता है। अब एक्सरे में क्या है, अगर किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी बोन ग्रोथ हुआ है तो एक्सरे में वो इंडिकेट हो जाता है कि एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो गई है कहीं पे जिसकी वजह से कार्टिलेज कट रही है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है पेशेंट को। या उसका जो कैप्सूल है फ्लूइड की साइनोवियल फ्लूइड की थैली है वो किसी वजह से डैमेज हो गई है या किसी इंजरी की वजह से फट गई है तो वहाँ फ्लूइड एक्युमुलेशन हो गया तो वो भी एक्सरे में कंफर्म हो जाता है। इसके साथ साथ और भी अगर कोई गैंग्रीन एडवांस या जॉइंट की ट्यूबरकुलोसिस टीबी वगैरह पेशेंट को है तो वो भी एक्सरे में कंफर्म हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई एडवांस पैथोलॉजी होती है तो सीटी एमआरआई कराना बहुत ज़रूरी होता है। उससे सारी पैथोलॉजी क्लियर हो जाती है कि जॉइंट में पेशेंट को क्या दिक्कत है। कई बार ब्लड ऑक्लूजन वगैरह की भी शिकायत देखने को मिलती है या कई पेशेंट में रहता है कि उनके वेन्स का एनलार्जमेंट मिलता है। तो वो सब चीज़ें वेन्स वगैरह एनलार्जमेंट तो आप ऊपर से ही ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं। अगर आपकी वेन्स ऊपर से काफ़ी प्रोमिनेंट हो गई हैं और इरेगुलर स्ट्रक्चर में फूली फूली सी महसूस हो रही हैं तो ये ऊपर से ही महसूस हो जाता है। आइए जान लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो रूमेटिक अर्थराइटिस के पेशेंट मेनली जो है उनको जॉइंट सपोर्टर जो है जॉइंट कैप आती है नी कैप आती है उनका यूज़ कर सकते हैं एज अ सपोर्टर। नी कैप लगाने से क्या होता है कि अगर आप नी कैप लगाएंगे तो आपके जॉइंट को सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ जिन पेशेंट को हीट से आराम मिलता है तो उनको उसमें भी आराम मिलेगा। से थोड़े से वार्म रहती हैं नी जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहता है तो इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ कई पेन किलर्स ऑयल होते हैं, कई क्रीम वगैरह होती है मसाज के लिए जिसे लगाने से पेशेंट को आराम मिलता है। क्योंकि सर्दियों के सीजन में जॉइंट की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत पेशेंट को सफ़र करनी पड़ती है। तो जो जॉइंट के ऑयल्स और क्रीम्स आते हैं वो थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन को इनहेंस करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ पेन को भी कम करते हैं। अब आए नेचुरली मैनेजमेंट के तौर पे तो नेचुरली मैनेजमेंट के तौर पे ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी की अगर बोन्स वीक हैं या ऐसी कोई दिक्कत है तो पेशेंट को जो है अपनी डाइट में मिल्क प्रोडक्ट जरूर ऐड करने चाहिए, दूध से बनी हुई चीज़ें। जिन लोगों को दूध नहीं पसंद है तो दूध से बनी हुई चीज़ें प्रॉपर डाइट में लें। ये नहीं है कि एक दिन में ढेर सारा हो गया, नहीं, आपको पर डे लेना है। डेली आप 1 ग्लास दूध सुबह 1 ग्लास शाम को ले लीजिए। अगर आपको दूध नहीं पसंद है तो आप मिल्क से बनी हुई चीज़ें ले सकते हैं जैसे आपका पनीर हो गया, छेना हो गया या ड्रम स्टिक्स वगैरह। ये सब वेजिटेबल्स जो रिच होती हैं कैल्शियम में तो ये सब भी ले सकते हो आप, जिससे आपके बोन को काफ़ी हेल्प मिलेगी, वो बोन को स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। और लास्ट में हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। और ट्रीटमेंट तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन किस प्रकार है। सबसे पहले जो डायग्नोसिस हमने आपको बताई थी अगर उसमें ये कंफर्म हुआ कि पेशेंट को किसी भी प्रकार का बोन का एनलार्जमेंट है या बोन में कहीं abnormal ग्रोथ हो गई है उसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले तो हम जो बोन के एनलार्जमेंट को ही मेल्ट करते हैं। इसके बाद देखेंगे उस इन्फ्लेमेशन, ये डिपेंड करता है सिम्टम के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कुछ मेडिसिन को एज अ सिम्टम के बेस पर कि कैसे आप यूज कर सकते हो या ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को दी जाती है। इसमें फर्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स को बहुत अच्छी मेडिसिन माना जाता है अर्थराइटिस का। ये मेनली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट है उनको ज़्यादातर दिया जाता है। जिन पेशेंट के जॉइंट में बहुत ज़्यादा जकड़न और पेन होता है, स्पेशली सर्दियों के मौसम में उनको बहुत ज़्यादा जकड़न हो जा रही है
इसके साथ साथ पेशेंट को उठने पर बहुत तकलीफ होती है, पर थोड़ा मोड़ा चलने पर आराम महसूस होने लगता है। जैसे पेशेंट का मूवमेंट बढ़ता चला जाता है वैसे पेशेंट को आराम होता जाता है। तो ऐसे पेशेंट को रस्टॉक्स मेनली दिया जाता है। और रस्टॉक्स इस केस में भी अच्छा होता है अगर पेशेंट जो है नहाने के बाद उसको जॉइंट की कंप्लेंट बढ़ जा रही हो या जकड़न वगैरह बढ़ जा रही हो, तो ऐसे केसेस में जॉइंट के लिए रस्टॉक्स 200 की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम आप लेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। इसमें बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है रूटाग्रोबियोलेंस। रूटाग्रोबियोलेंस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है अर्थराइटिस का। ये भी मेनली रूमेटिक अर्थराइटिस के केसेस में दिया जाता है। हम जितनी भी मेडिसिन बता रहे हैं इनकी सारी कंडीशंस अलग अलग होती है, डिपेंड करता है कि पेशेंट के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो जो रूटाग्लोब्यूलेंस है वो ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिनके जो जॉइंट के चारों तरफ जो मैंने बताया कि रस्सीनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कार्टिलेज बोला जाता है, किसी प्रकार का टीयर कार्टिलेज में हुआ है या कोई जर्क लगा है नी में या कोई इंजरी पेशेंट को हुई है या बोन ग्रोथ की वजह से कार्टिलेज का डैमेज हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को रूटाग्लोबुलस 200 दिया जाता है। ये ना सिर्फ आपकी कार्टिलेज को रिपेयर करता है बल्कि आपके कार्टिलेज को काफी जो स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो रूटाग्लोबुलस को तो जरूर ही दिया जाता है रूमेटिक अर्थराइटिस में। इसके बाद अगली मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका बहुत अच्छी एक्चुअली में मेडिसिन है ऐसे केसेस में जहाँ इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। नी मतलब दूर से ही देखने पर उसकी स्वेलिंग नी की दिखती है, एडिमा काफी दिखता है और रेडनेस भी होती है और नी काफी गर्म होती है, पेशेंट की छूने पर उसको बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे पेशेंट को जो है एपिस मेलिफिका 200 की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम दी जाती है, तो काफी तेजी से जो स्वेलिंग है जॉइंट की उसको खत्म कर देता है। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना भी बहुत अच्छी मेडिसिन है स्वेलिंग के केस में। जिन पेशेंट को अर्थराइटिस है इसके साथ साथ स्वेलिंग है, भले ही रेडनेस ना हो पर पेशेंट को जो है काफी पेन हो रहा हो, स्टिफ हो उसका जॉइंट काफी, तो बेलाडोना बहुत इफेक्टिव है ऐसे केसेस में। इसमें बेलाडोना 1 ml को दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम लेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। इसमें और भी इफेक्टिव मेडिसिन है ब्राइनिया। ब्राइनिया स्पेशली ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिनके जॉइंट के चारों तरफ जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड किसी वजह से लीक आउट कर गया हो या फ्लूइड में ड्राइनेस हो गई हो या लिगामेंट के रप्चर होने की वजह से जो बोन्स हैं वो एक दूसरे में रगड़ रही हो और पेशेंट को चलने पर क्रैकिंग साउंड हो रहा हो, मतलब पेशेंट बिल्कुल चल ही ना पा रहा हो, उसको चलने से ही दिक्कत हो रही हो, इवन हिलने से भी दिक्कत हो रही हो, तो ऐसे पेशेंट को ब्राइनिया 200 की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम देंगे तो काफी आराम मिलेगा। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है अर्निका। अर्निका भी बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है रूमेटिक अर्थराइटिस में। ये इसलिए होता है किसी भी इंजरी की वजह से अगर पेशेंट को किसी भी प्रकार का टीयर हुआ हो, इसके साथ साथ किसी भी प्रकार की क्लॉटिंग भी हो, अगर बहुत पुरानी क्लॉटिंग भी हो, अगर 10-20 साल पुरानी भी क्लॉटिंग हो इंजरी की वजह से, तो वो भी अर्निका उसको मेल्ट कर देता है। तो ऐसे केसेस में अर्निका 200 को दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम लेगा पेशेंट तो उसको काफी आराम मिलेगा। इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है काली आयोड। काली आयोड भी बहुत अच्छी मेडिसिन है अर्थराइटिस की। ये भी स्पेशली उन पेशेंट को दिया जाता है जिनके जॉइंट में काफी पेन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ पेशेंट को जो है बैठने पर बहुत दिक्कत होती है। पेशेंट जब कहता है मैम मैं चेयर पर बैठता हूँ तो मैं बहुत देर नहीं अपनी एक पोजीशन में नहीं ला पाता या सडन उठ नहीं पाता, तो ऐसे पेशेंट को काली आयोड 200 की सिर्फ एक डोज प्रिस्क्राइब की जाती है, इसके बाद उसका इम्प्रूवमेंट देखा जाता है। तो ये है कुछ मेडिसिन है जैसे कॉस्टिकम हो गया, रोडोडेंड्रॉन हो गया, तो ये सब भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ये डिपेंड करता है पेशेंट में किस प्रकार के सिम्टम है। लास्ट में बात करेंगे गाउट की मेडिसिन के बारे में। तो गाउट में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन को माना जाता है हर्टिका यूरिस। ब्लड में किसी भी प्रकार का यूरिक एसिड आपके बढ़ा हो या क्रिस्टलाइजेशन हो गया हो तो आप जो है हर्टिका यूरिस क्यू को 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम लेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। इसमें एक और मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है जो कि है लीडम पाल। लीडम पाल क्यू को अगर 20-20 मिनट सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में लिया जाए तो ये बहुत हेल्प करता है गाउट को क्योर करने में और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में। लास्ट पर नॉट द लीस्ट सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, यूरिक एसिड को बहुत तेज कम करता है। बेंजोइक एसिड पर इसको देने से पहले काफी चीजों का ध्यान रखा जाता है पेशेंट में, क्योंकि एसिड मेडिसिन है तो काफी तेजी से वीकनेस भी क्रिएट करती है, तो देखना पड़ता है पेशेंट एनीमिक तो नहीं है, वीकनेस तो नहीं है, या एज फैक्टर भी इस मेडिसिन को लेने में काफी इफेक्टिव होता है।
तो ये हो गई कुछ जनरल जानकारी रोमैटिक अर्थराइटिस के बारे में। चूंकि सर्दी का सीजन है तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।